यार आखिर सालों के इंतजार के बाद फाइनली बाकी हमारे सरों पे टूट आई है। अब तक बाकी जितनी भी एनिमेट हुई है पिकल आर्क उनमें से सबसे बेहतर होने को जा रहा है आपके लिए और मेरे लिए। आज से शायद से भी कोई ऐसी एपिसोड ना होगी जिसमें फाइट देखने को ना मिले। अरे यार जूजूई बाकी एनिमेट हुई थी, मैंने तो पहले दिन में ही बाकी की सारी एपिसोड देख ली और यार यकीन करो काफी ज्यादा मस्त होने वाली है। यार मैं पहले बता दूं इन्होंने काफी खूबसूरती से पिकल को एनिमेट किया और काफी मजा आने वाला है। बाकी सन ऑफ ऑगर सीजन 2 के पार्ट 1 में 13 एपिसोड है, पर घबराइएगा मत क्योंकि अगस्त 24 को सन ऑफ ऑगर सीजन 2 का पार्ट 2 भी आ जाएगा और इस बार भी मैं डब लाइक एक्सपीरियंस के साथ इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में कैप्टन स्ट्राइडर बाकी से मिलने आता है, जिस दौरान वो अपनी फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग में मसरूफ होता है। बाकी अपनी ट्रेनिंग से पूरे तरीके से फारिग हो जाने के बाद कैप्टन स्ट्राइडर से बोलने लगता है, माफी चाहता हूँ कैप्टन, आपको मेरी वजह से इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा। अब अगले सीन में कैप्टन स्ट्राइडर बाकी को बताने लगता है जिस मकसद के लिए वो यहाँ पे आया है। तो बाकी इस पर बोलता है, तो आप मुझे किसी शख्स से मिलवाना चाहते हैं, मगर ऐसा क्यों? तो कैप्टन स्ट्राइडर उसे साफ साफ बता देता है, एक ऐसे किस्म का शख्स है जिसे आज तक तुम कभी नहीं मिले। बाकी पर इससे पहले मैं तुम्हें आगे कुछ बताऊं भी, मेरा एक सवाल है तुमसे। बाकी दुनिया में सारे जानवर में से सबसे पावरफुल कौन सा है? यहीं पे बाकी अंदाजा लगाते हुए कहता है, नहीं तुम्हारा मतलब यूजरो हानमा से तो नहीं है? अगर नहीं है तो मेरे लिहाज से सबसे पावरफुल सिबिलियन टाइगर या फिर लॉयन हो सकता है। कैप्टन स्ट्राइडर अपने सवाल को और क्लियर करते हुए बोलने लगता है, बाकी मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा सवाल इंसानियत की तरफ आज के दौर से नहीं जुड़ा बल्कि पूरी इंसानियत की बात करो मैं। तो बताओ इंसान के पूरे इतिहास में सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा जानलेवा जानवर कौन सा है? तो बाकी टाइगर्स में टायरानोसोरस का नाम लेता है। इसके ठीक बाद कैप्टन स्ट्राइडर उसके सामने एक न्यूज़पेपर रखता है, उसपे एक अनजान शख्स की तस्वीर बनी होती है और उसपे बड़ा बड़ा करके लिखा होता है, एक ऐसा शख्स जो कि सारे बीस्ट वगैरह से बढ़ के है। इंसान उसे इस वक्त पिकल बुलाते हैं। उसका सब चेहरा देख के और इसके बारे में सुन के बाकी की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। बाकी पूछने लगता है कि कौन है ये शख्स, कि ये कहने की देर होती है कि तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है कि आखिर पिकल को कैसे डिस्कवर किया गया। हमें दिखा जाता है जमीन की काफी गहराइयों में डिस्कवरी टीम ने कुछ नया डिस्कवर किया होता है। इस डिस्कवरी पे अपनी नजरें ठहराने के बाद उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ही हमें इस बात की साफ साफ गवाही दे रहा होता है, आज जो इन्होंने ढूंढा है, आज जो उन्होंने पाया है वो इतिहास में पहली बार होने को जा रहा है। वो लोग एक क्रिस्टल साल्ट में डायनासोर को प्रिजर्व में पाते हैं। साल्ट ने डायनासोर को इस तरह से प्रिजर्व किया होता है कि वो अभी भी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ही होता है। पर बात यहाँ पे आके खत्म ही क्या होती है, बल्कि मैं कहूंगा कि बात तो शुरू ही नहीं हुई। ठीक उसी क्रिस्टल साल्ट में एक और ह्यूमन को भी प्रिजर्व में पाते हैं। पैरों तले जमीन तो दबकी सकती है, उस साल्ट में देखने से ही लग रहा होता है कि ये ह्यूमन यहाँ पे इस डायनासोर का शिकार कर रहा है। हाँ ठीक सुना, डायनासोर की सबसे खतरनाक किस्म डायनासोरस उसका शिकार कर रहा है। कबड्डी वालों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये पॉसिबल भी हो सकता है। ये देख के वो लोग बोलने लगते हैं, काफी जिगरे वाला शख्स होगा ये। शुरू में तो थोड़े बहुत शक में होते हैं कि नहीं यार, उनके साइज में जमीन आसमान का फर्क है, आखिर वो इंसान कैसे उसका शिकार करेगा। तभी यार वो लोग जब उस इंसान के चेहरे पे अपनी नजरें ठहराते हैं, वो लोग उसकी आंखों में वो शोलों से उभरती हुई आग देखते हैं। उसका जनून, उसका जज्बा आज तक किसी इंसान में उन्होंने नहीं देखा होता। देख के वो लोग भी सोचने पे एक बार फिर से मजबूर हो जाते हैं कि हाँ यार, वो लम्हा इस कदर भयानक था कि दोनों में ये भी फर्क नहीं किया जा सकता कि कौन सा मॉन्स्टर है। वाकई में उनके कलेजे उनके मुंह को आने को लगते हैं। सच्ची में वो लोग पिकल और उस डायनासोर को अपने लैब में ले आते हैं। पिकल के बारे में थोड़ी बहुत जान भी चल रही होती है। उसी लैब में एक बहुत मशहूर तरीन साइंटिस्ट भी मौजूद होते हैं। ये डिस्कवरी देखने के बाद यहाँ तक उनका भी जिस्म काम उठता है। वो बोलने लगते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि डायनासोर्स के जमाने में भी इंसान पाए जाते थे। इससे बदतर वो लोग इस डिस्कवरी को इतनी आसानी से पब्लिक भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आजकल की थ्योरीज के सख्त खिलाफ है और पूरी दुनिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तभी डॉक्टर्स के बीच में से एक एलन नाम का डॉक्टर बोलने लगता है, तो क्या हम इसे रिवाइव तो करेंगे ना? तो आगे से मशहूर तरीन साइंटिस्ट बोलने लगता है, भाई ये सब कहने में आसान है। कहते कहते वो से 2000 साल का एक वाक्य सुनाने लगता है। मेक्सिको में
प्रोफेसर रसेल ने भी ठीक इसी तरह की एक डिस्कवरी की थी। एक ऐसा साल्ट का पत्थर जो कि 250 मिलियन साल पुराना था। पत्थर के अंदर उसने पानी के कुछ कतरे पाए थे। पानी हरगिज नहीं सूखा था और यहाँ तक उस पानी में उसने बैक्टीरिया भी प्रिजर्व फॉर्म में पाया था। जब उसने उस बैक्टीरिया को परफेक्ट न्यूट्रिशन और सिमुलेटेशन टेम्परेचर दिया तो यहाँ तक वो बैक्टीरिया रिवाइव हो गए। बैक्टीरिया को रिवाइव होने में 120 डेज लगे थे। पता नहीं कैसे मगर हो गया था। और मैं सारा का सारा कमाल इस साल्ट का है। ये जो साल्ट है 250 मिलियन साल पुराना है। ये साल्ट जिसकी 1000 मीटर पतली लेयर्स है। इसी चीज ने माइक्रोऑर्गेनिज्म को बचाया था इस टाइम से और इसके नेचर से। ये सुन के एलन नाम का डॉक्टर फिर से बोलने लगता है, तो इसका मतलब थ्योरिकली ये पॉसिबल है पिकल को दोबारा से जिंदा करना। और इसी बात पे एलन नाम का डॉक्टर फोर्स करने लगता है कि वो पिकल को रिवाइव करना चाहता है। चूंकि डिस्कवरी हो ही गई होती है तो इस पर काम भी जल्द शुरू हो जाता है और लगभग पिकल को 91 डेज गुजर जाते हैं। यहाँ पे पिकल को रिवाइव करने के चक्कर में पल्स इलेक्ट्रोड्स की एक बहुत बड़ी तादाद को पिकल के जिस्म के साथ जोड़ा जाता है कि पिकल जुरासिक के पीरियड में रहा करता था। इसी के मुताबिक उसके लिए टेम्परेचर भी सेट किया गया होता है। इसके साथ ही साथ पिकल को एक ऐसे सोल्यूशन में इमर्स किया जा रहा होता है कि बिल्कुल बॉडी के फ्लूइड से मिलता जुलता है। आखिर इतने दिन गुजर जाते हैं पर पिकल उठने का नाम तक ना ले रहा होता। एलन को लगने लगता है ये टेस्ट पूरे तरीके से फेल हो चुका है। उसी रोज अचानक से एलन को बैठे बैठे एक ख्याल सा आता है। भागते भागते फौरन से उसी डायनासोर की प्रिजर्व बॉडी के पास चला जाता है। हमें मालूम पड़ता है एलन उसका गोश्त काट के पकाने लगता है, ये सोचते हुए कि आज के दौर में मैं वो पहला इंसान होगा जो कि डायनासोर का जायका चखेगा। इसी बीच में कहानी उसी मशहूर तरीन साइंटिस्ट पे जाती है। पिकल के मैदे के टिश्यू देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो पिकल के मैदे में उसी डायनासोर का गोश्त पाता है। इसका मतलब पिकल ने आखिरी बार एक डायनासोर का ही शिकार किया था। फिर उसी हालत में पिकल प्रिजर्व हो गया था। एलन पे जाती है जो कि डायनासोर के मीट को पका रहा होता है। इसकी खुशबू लगभग पूरे लैब में फैल जाती है। तो यार और अगर मैं बताऊं तो यही वो पहली चीज होती है जो कि पिकल को ट्रिगर करती है। उसका दिमाग एक ऐसी चीज को पाता है जो कि वो पहले भी जानता था कि वो क्या चीज है। हाँ, वो उसके पसंदीदा डायनासोर का गोश्त है। को महसूस करने के बाद पिकल धीरे धीरे ही सही मगर अपनी आंखें खोलने लगता है। पिकल उठ बैठता है और वो अपने आसपास एक अनजान सा माहौल पाता है। वो गरीब लंबी लंबी चीजें जिसे हम वायर बोलते हैं और दीवारों में तसी पड़ी लाइट्स चीजें पिकल पहली बार देखता है और हैरान सा हो रहा होता है। और पिकल जिन जिन चीजों पे अपनी नजरें दौड़ाता है ये बात तो पिकल को भी मालूम पड़ी जाती है। अगर ये जो चीजें भी है ये इसके दौर की चीजें हरगिज नहीं है। तभी पिकल 200 मिलियन साल बाद अपना पहला कदम लेता है। क्या जरूर वो इस बार अपने आसपास की चीजें को अनजान पाता है पर एक चीज वो एक ऐसी चीज को महसूस कर पाता है जो कि वो काफी अच्छे से वाकिफ होता है। वो होती है डायनासोर की गोश्त की खुशबू। उस खुशबू को सूंघता सूंघता सीधा उसी डॉक्टर के पास जा पहुंचता है कि उस गोश्त को वहां पे बैठ के मजे मजे से खा रहा होता है। डॉक्टर को भी महसूस होने लगता है कि शायद से कोई उसके पीछे खड़ा है। और जब वो पीछे मुड़ के धीरे धीरे देखता है एबल पहले तो कुछ देर देखता रहता। उसका दिमाग सोचों से भरपूर होता है। डर के मारे और सोच के मारे मरा चलता जा रहा होता है। ये आ गया। उठा कैसे? कहाँ जाऊं? क्या करूं? तो बताओ। वो इसलिए उठा है क्योंकि मैं डायनासोर का गोश्त खा रहा हूँ। मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है सिवाय इस बक्स कटर के। ड्रॉर में गन पड़ी है पर इससे पहले ही वो मेरी जान ले लेगा। और आखिर बला, इस बला का कद क्यों इतना बड़ा है? हालांकि मारना तो दूर की बात, पिकल उसे छूता तक नहीं। पिकल बस अपना हाथ आगे बढ़ा के उसका 150 ग्राम का डायनासोर का गोश्त पूरा का पूरा चुपचाप मुंह में डाल लेता। यहाँ तक 0.5 सेकंड में शायद से निकल लेता, वो भी बिना चबाए बगैर। इसके बाद वो डॉक्टर एलन को सूंघने लगता है और शायद से उससे बास इतनी आ रही होती है कि पिकल बिना रिएक्ट किए चला जाता है। पता डॉक्टर एलन गलती ये करता है, वो ड्रॉर से उस पिस्टल को बाहर निकाल लेता है। यूं ही डॉक्टर एलन नोटिस करता है कि पिकल किसी चीज को ढूंढ रहा है। जब वो चीज उसे नहीं मिलती पिकल यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से
गुस्से में आने लगता है। ठीक गुस्से से अब डॉक्टर की तरफ कदम जमाने लगता है। डॉक्टर डर के मारे पिकल की तरफ शूट करता है, पर बुलेट की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा तेजी से वो पिकल को अपने पीछे पाता है। जैसे जैसे डॉक्टर पीछे मुड़ता है वो उसकी तरफ 6-7 गोलियां बरसा देता है। इतनी ज्यादा गोलियां थोपने के बावजूद भी पिकल का सब मामूली सा खून ही बहता है। इन सब के बाद पिकल उन बुलेट्स को गूंजने लगता है। बस देखते देखते पिकल अपना हाथ लहराते हुए उन बुलेट्स को डॉक्टर एलन की तरफ अपने हाथों से शूट करता है कि दो तो दीवार पे लगती है लेकिन एक उसके शोल्डर पे लगती है। यहाँ तक पिकल ने पिस्टल से भी ज्यादा जोर से गोली को फेंका होता है। डॉक्टर एलन का खून के साथ ही साथ नीचे से छेद भी बहने लगता है। डॉक्टर अपनी जान को बचा के भाग रहा होता है यहाँ से। वो खुद को कोस रहा होता है कि इस वक्त वो लैब में आया ही क्यों जिस वक्त कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। डॉक्टर एलन भागते भागते भी उसकी तरफ पीछे से शूट कर रहा होता है और पिकल को जरा भी फर्क न पड़ता। यहाँ तक उसे बुलेट्स लगती भी जा रही होती है, फिर भी वो थोड़ी देर में ही डॉक्टर एलन को पकड़ लेता है। यहाँ पे हम साफ देख पाते हैं अगर पिकल जाता तो वो यहाँ तक उसके दोनों हाथों को खींच के उखाड़ देता। पिकल ऐसा ना करता, वो उसे जोर जोर के झटके देने लगता और फिर थोड़ी देर में डॉक्टर को इस बात का एहसास होता है कि हाँ यार पिकल उससे गुस्से में किसी चीज की डिमांड कर रहा है। उससे काफी गुस्सा आ रहा है कि वो चीज उससे मिली नहीं है। इस वजह से अभी तक पिकल ने उसकी जान नहीं ली, पर वो उसके साथ जिस तरीके से खेल रहा होता है मेरे ख्याल में तो पिकल खेलते खेलते इसको जल्दी मार देगा। डॉक्टर यहाँ पे अपनी आदमोया हालत में होता है, पर फिर भी कैसे ना कैसे करके अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। उसे मालूम होता है ये जो साला अभी जागा है ये इसे मार रहा नहीं है, इसको टॉर्चर कर रहा है, खेल रहा है इसके साथ और बेतुकी चीजों की डिमांड कर रहा है जो कि उसे समझ तक नहीं आ रही। डॉक्टर सिक्योरिटी डोर को जल्द खोलने की कोशिश करता है, पर तब तक वो एक बार फिर से अपने पीछे पिकल को पाता है। एक तरफ सिक्योरिटी डोर जो ही खुलता है तो पिकल की नजर उसके डायनासोर पे जाती है। तो देख के पिकल का सारा ध्यान अब उस डायनासोर की तरफ चला जाता है। पिकल चुके सिक्योरिटी डोर को पार कर चुका होता है तो डॉक्टर इससे फायदा उठाते हुए पीछे से दरवाजे को बंद कर डालता है। लैब के बाहर जाती है और तब तक पुलिस भी बाहर पहुंच चुकी होती है और साथ ही साथ वो मशहूर तरीन साइंटिस्ट भी। फिर डॉक्टर एलन के साथ जो कुछ भी लैब में हुआ होता है वो सारा का सारा किस्सा वो उस मशहूर तरीन साइंटिस्ट को भी बता देता है। इसी में एलन की नजर अब पुलिस की 4-5 गाड़ियों पे जाती है जो देख के वो बोलने लगता है सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैंने पिकल को अपनी आंखों से एक्शन में देखा है और मैं बता सकता हूँ ये 4-5 गाड़ियाँ काफी नहीं है पिकल को रोकने के लिए। बुलेट्स वगैरह तो उसकी बॉडी को छूते ही वापस आ जाती है। इसी बीच में इंस्पेक्टर उसे यहाँ पे आके इन्फॉर्म करता है हम पिकल को कैप्चर करने के लिए अंदर टूटने को जा रहे हैं, पर मुश्किल है कि हम उसे कैप्चर कर पाए, शायद से हम उसकी जान ले लें। वो मशहूर तरीन साइंटिस्ट उसे बोलता है भाई तुम उसके करीब भी नहीं जा सकते। सुन के इंस्पेक्टर उसे पूछने लगता है आप कौन है सर। वो मशहूर तरीन साइंटिस्ट उसे अपना नाम अल्बर्टो पेन बताता है। नाम सुनते सारी वो इंस्पेक्टर बोलने लगता है ओह सर आपसे मिलके काफी अच्छा लगा, मैंने काफी कुछ सुना है आपके बारे में। तो अल्बर्टो आगे से कहने लगता है ठीक है जो भी ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, ये तुम्हारी बेहतरी के लिए कहूंगा। इसी वक्त पूरी की पूरी आर्मी को रिक्वेस्ट करो। तो वो इंस्पेक्टर आगे से बोलता है आपका हुक्म सर आंखों पे ही सही है, मगर वो सिर्फ एक ही तो वाहिद शख्स है, इसके लिए पूरी आर्मी का बुलाना। एक तरफ ये बातें चली होती कि तभी देखते देखते पिकल सीधा दीवार तोड़ के बाहर निकलने लगता है। जिस तरीके से वो दीवार तोड़ के आया था, जितना बड़ा उसका कद होता है, जितने बड़े बड़े वो डोले शोले होते हैं उसके, वो उसका भयानक सा चेहरा, वो भयानक सी मंजर, ये देख के सभी पुलिस ऑफिसर्स वगैरह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो काफी हैरानी से बोलने लगता है बैकअप को कॉल करो, 20 बंदे नहीं 30 नहीं जितना हो सके उतना ही बेहतर है। कल गरजते हुए फौरन से भागते हुए पुलिस की गाड़ी को उठा के दूसरी गाड़ी पे फेंकता है और एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन को कास करता है। कल अपनी तोड़ फोड़ को जारी रखता है। दिखने से तो लग रहा होता है अभी तक उसने एक इंसान की भी जान नहीं ली, वो अभी भी काफी गुस्से में है, किसी चीज की डिमांड कर रहा है। तब अपनी आंखों से देखने के बाद अल्बर्टो काफी डर के मारे बोलने लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने उसकी खुराक छीनने की कोशिश की है और इसके साथ ही साथ उसकी इज्जत और प्राइड से काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है कि कोई उसकी बराबरी का बच्चा नहीं है जिसके साथ वो लड़ पाए, उसका राइवल हमने उससे छीन लिया। तो उस इसी में यहाँ पे आर्मी का बैकअप भी आ रहा होता है और आर्मी को बताया गया होता है कि वो शख्स वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे उल्टा आर्मी ये सुन के काफी ज्यादा खुश हुई होती है क्योंकि आर्मी ने हाल ही में एक न्यू वेपन की इन्वेंशन की होती है, वो वाकई में काफी ज्यादा डेडली होती है। इस वजह से ये आर्मी के लिए सुनहरा मौका होता है कि वो अपनी न्यू वेपन को टेस्ट करे। जब तक वहाँ पे आर्मी पहुंचती है, पिकल एक जगह पे टिक के बैठा होता है उसी लैब के साथ। यहीं पे आर्मी में यूनिट का हेड बोलने लगता है चीज मुझे समझ में नहीं आती,
अभी तक तुम लोगों ने उसकी तरफ गोलियां क्यों नहीं बरसाई? तो अब बर्ता को मालूम होता है कि गोलियां उसके खिलाफ काम नहीं करती। फिर वो उससे बता देता है कि ये इस वक्त न्यू डिस्कवरी है, पूरी इंसानियत के लिए एक ट्रेजर है। इस वक्त सारी कंट्रीज के प्रेसिडेंट से ज्यादा वैल्यू लगता है। मैं नहीं चाहूंगा तुम लोग उसे जर्रा भी नुकसान पहुंचाओ। तुम लोगों का काम है उसे जिंदा कैप्चर करना। नेट हेड बोलने लगता है, समझ गया, लेकिन जहां तक ह्यूमन के ट्रेजर की बात है वो तो अब बढ़, तो आपसे बड़ा साइंटिस्ट और कौन होगा? आप भी हम इंसानियत के लिए एक ट्रेजर है। आपका हुक्म सर आंखों पे, हम ऐसा ही करेंगे जैसा कि आप चाहेंगे। तो हाँ यार, यहीं पे हमें मालूम पड़ता है कि आर्मी ने मैका की इन्वेंशन की हुई है। इसका नाम दिया गया होता है मल्टीपर्पज बैटल मशीन। इस मशीन की ग्रैपलिंग पावर इस कदर ज्यादा है कि वो अपने एक ही हाथ से काफी सारे लॉइंस को झंझोड़ के रख सकता है। अपनी ग्रैपलिंग पावर से मिलिट्रीज की व्हीकल्स वगैरह को तोड़ सकता है। यहाँ तक जो आम घरेलू काम होते हैं, अगर तुम वो करवाना चाहो तो वो भी कर लेता है। पिकल को एक ही जगह पे बैठा देख के यूनिट का हेड बोलने लगता है, वैसे ये अभी तक अपनी जगह से हिला क्यों नहीं है? अबर तो इसका जवाब देते हुए बोलने लगता है कि वो किसी चीज को डिफेंड कर रहा है। अगर मैं कहूँ तो वो अपने एरा, अपने दौर को डिफेंड कर रहा है। तो ये जैसे जैसे बोल होता है, पिकल की नजर उन मशीनों पे पड़ती है। पिकल समझ जाता है ये चीजें इसकी दौर की चीजें नहीं है, और शायद से यही जिम्मेदार होगी कि इसका दौर इतना बदल क्यों गया। यहाँ पे अबर तो अपनी बात को कंप्लीट करते हुए बोलता है, दरअसल वो अपने दौर को हमारे दौर से डिफेंड कर रहा है। और बस ये कहने की देर होती है कि मैका और पिकल दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। पिकल मैका को जा पकड़ता है और मैका अपनी ग्रैपलिंग से पिकल के गले को जा पकड़ता है। फर्क तो सिर्फ इतना होता है कि उसकी ग्रैपलिंग से पिकल को जरा भी फर्क ना पड़ता, चूंकि वो मैका पिकल के जाल में जा फंसा है, उसकी ग्रिप में जा फंसा है। अब तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती। पिकल अपने एक ही वार से उसकी पूरी की पूरी आर्मर प्लेट में पेंट्रेट कर जाता है। ये देख के मैका के अंदर बैठा पायलट उसके तो रोंगटे उठ जाते हैं। वो पूरे तरीके से समझ जाता है कि ना कि उसे जिंदा पकड़ना मुमकिन है और ना कि उसकी जान लेना। अगर वो करे तो करे भी क्या, भागे तो कहां तक भागेंगे? जैसे कि मैका ने अपनी ग्रैपलिंग से उसकी गर्दन को पकड़ा होता है, तो वो मैका के हाथ को स्विंग करके पिकल की गर्दन तोड़ने का ट्राई करता है। पिकल ने उसकी ग्रैपलिंग को इतनी मजबूती से पकड़ा होता है, उसका हाथ घूमने के बजाय उसका पीछे वाला पोर्शन घूमने लगता है, जिसके कारण उल्टा मैका घूमते हुए कहीं दूर उड़ के जाता है। ये देख के अब आर्मी वालों की मजीद मचाल ना होती कि वो उसके सामने भी जा खड़े होते। तो हाँ यार, इसी तरह अब पिकल पूरी यूएस की आर्मी को ठिकाने लगा देता है। और वहीं पे तभी एंट्री होती है कैप्टन स्ट्रैडम की। इस आर्मी को वो लीड कर रहा था, उस आर्मी को वो पीछे रहने के लिए कहता है। अब वो जूं जैसे तैसे पिकल की ओर अपने कदम जमा रहा होता है कैप्टन स्ट्रैडम, वैसे वैसे ही वो अपने बारी बारी करके कपड़े को उतारता जा रहा होता है, गिराता जा रहा होता है, यहाँ तक बिल्कुल पिकल की तरह नंगा होके उसके सामने जा बैठता है। पिकल ने जिस तरह से पूरी यूएस आर्मी को ठिकाने लगाया होता है, ये देख के कैप्टन स्ट्रैडम के दिल में पिकल के लिए काफी ज्यादा इज्जत होती है। खैर, जिस तरह से कैप्टन स्ट्रैडम ने पिकल की ओर अप्रोच की होती है, इसी वजह से हम पिकल की आंखों में भी वो देख पाते हैं उसके खिलाफ कोई नफरत नहीं होती। कैप्टन स्ट्रैडम पिकल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, ये कहते हुए, क्या तुम मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहूंगा। जारी सी बात है, पिकल को कभी नहीं समझ में आता। अगर हाँ, उनके बीच में किसी तरह का तो कोऑपरेशन चल रहा होता है। इसी तरह पिकल उसका हैंडशेक को एक्सेप्ट करता है। यहीं पे कैप्टन स्ट्रैडन आगे बोलता है, वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों के पास ले जाऊं। चलो और जापान चलते हैं। इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।